अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। और इसमें हम देखते हैं कि सेल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके अंदर कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं उन्होंने। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कि अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली स्लाइड ये है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम कहते हैं जी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दो तरह के मॉडल पेश किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक को हम कहते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसमें कहते हैं जी कि जो लिपिड बाई लेयर है ना, लिपिड बाई लेयर इज सैंडविच्ड। इस तरह से ये लिपिड बाई लेयर जो है ये सैंडविच हुई हुई है प्रोटीन की इस तरह से लेयर्स के दरमियान में, यानी कि ये दरमियान में फॉस्फोलिपिड्स हैं और ये प्रोटीन की लेयर्स हैं। तो ये था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब उसके बाद जो मोस्ट रिसेंट मॉडल था दैट वाज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से एग्जिस्ट करती है। तो एक्चुअल में जो इसका एक्चुअल मॉडल है दैट इज़ द कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं एक्चुअल में उनके दरमियान में कहीं ना कहीं एम्बेडेड होती है प्रोटीन। इसलिए हम कहते हैं कि लिपिड बाई लेयर एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये लिपिड बाई लेयर की फॉर्म में होता है और एक इस तरह से प्रॉपर बाई लेयर बनाता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन इट और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन हम देख लेते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन का जो इस तरह से हम एक और चीज़ इसमें देखते हैं, इसमें 60 to 80% जो होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, 20 to 40% जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। विच इज़ द लार्जेस्ट बाय मैस, तो मैस या परसेंटेज वाइज प्रोटीन ज़्यादा है लेकिन बाय नंबर लिपिड्स ज़्यादा है। ये वाली बात आपने याद रखनी है इसके अंदर। और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर ट्रेट्स अमाउंट में होते हैं। अब ये क्या करता है, फंक्शन क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, पार्शली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ को नहीं। इस तरह से ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। एंडोसाइटोसिस, देखिए लिक्विड मीडियम्स को या किसी भी फूड पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल को ये इनगल्फ कर सकती है। एक्सोसाइटोसिस, देन द पिनोसाइटोसिस एंड द फेगोसाइटोसिस, यानी कि अगर वो पानी को पिए या लिक्विड को लेगा दैट विल बी द पिनोसाइटोसिस। और फेगोसाइटोसिस होगी जब फूड की इंटेक करेगी, सॉलिड पार्टिकल की इंटेक करेगी। तो ये दोनों एक्चुअल में एंडोसाइटोसिस की टाइप्स आती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑर्गेनेलिस को। तो सबसे पहले आते हैं, बात आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं सेपरेट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली बात तो ये है, यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर की इन्वेलप है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ से लेकर ये यहाँ पे आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुँचे हुए होते हैं। तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल सारा जो है दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। टाइप्स इसकी दो तरह की हो सकती हैं, रफ हो सकती हैं और स्मूथ हो सकती हैं। अब जो रफ़ होती हैं उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि अपेयरेंस की वजह से उनको रफ़ कहते हैं, क्योंकि उनके साथ राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं, लिंक्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, इनके ऊपर ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं और यही राइबोसोम्स हैं। और ये लिंक्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कोई आपको राइबोसोम नज़र नहीं आएगा, तो ये होती हैं स्मूथ ड्यू टू देयर अपेयरेंस। राइबोसोम कंटेनिंग होती हैं रफ, और ये नो राइबोसोम्स। इनकी जो आप देख सकते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी इनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिसके ज़रिए ये अपने अंदर का मटेरियल जो होता है वो बाकी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट रख सकती हैं, तो उसको कहते हैं सिस्टर्नी। सैक लाइक होती है रफ़ के अंदर और ट्यूब लाइक होती है स्मूथ के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रफ़ के अंदर ये सैक साइड और यहाँ पे ये ट्यूब्स बनी हुई हैं।
इसके बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं, रफ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन बनाती हैं, और जो स्मूथ होती हैं ये क्या करवाती हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म करवाती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाती हैं, इस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कराती हैं, और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और स्पेशली द कैल्शियम स्टोरेज एंड गोल्जी फॉर्मेशन। ये सारे काम किसके हैं एक्चुअल में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, कि एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करवा रही है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स भी करवा रही है। तो ये सारे काम ये ट्यूब लाइक के ये इसके होते हैं। इसका काम सिर्फ एक ही होता है कि राइबोसोम की फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स। तो राइबोसोम जो होते हैं उनको फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो इस वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस ही करती हैं सिर्फ। तो नेक्स्ट है जी हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज़ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रक्चर्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स दो चीज़ों से मिलकर बनता है जी, एक गोल्जी अपरेटस प्लस गोल्जी वेसिकल्स। यानी कि एक तो गोल्जी अपरेटस होता है और साथ में गोल्जी वेसिकल्स होती है। और गोल्जी अपरेटस क्या होता है, गोल्जी बॉडीज़ भी इनको कहते हैं, और ये सिस्टर्नी होती हैं। आपने पीछे भी पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी सिस्टर्नी होती हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी सिस्टर्नी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं ये वाले, यानी कि एक तो आपको ये इसका ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसके बाद ये वेसिकल नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों मिलके गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं एक्चुअल में। तो इट हैज़ टू फेसेस। गोल्जी ऑपरेटस के दो फेस होते हैं एक्चुअल में। ये वाला ऑपरेटस है आपके पास, ये वाला सारे क्या है ऑपरेटस। ये वेसिकल ऑपरेटस में नहीं आती, यानी कि ऑपरेटस प्लस वेसिकल्स इज इक्वल टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो आउटर होता है फॉर्मिंग फेस और विच इज़ अ कन्वेक्स, वाइल इनर मेच्योरिंग फेस होता है जो कि सिस होता है और वो कनकेव होता है। ठीक है जी, अभी हम देख सकते हैं दैट इज़ द सिस, और ये कनकेव है, और ये ट्रांस जो है ये कन्वेक्स है। इसके बाद होल स्टैक ऑफ सिस्टर्नी मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आउटर टू इनर मूव कर सकता है। और आउटर कौन सा है, आउटर है जी ये वाला आउटर टू इनर। ये सिस्टर्नी इस तरह से मूव कर रहे होते हैं। तो गोल्जी वेसिकल्स दीज में भी इन सेल्स इन द सेल मेम्ब्रेन और आउटसाइड द सेल भी हो सकती हैं ये। और इसके फंक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो इसका फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ये होता है कि लिपिड्स की एडिशन करवाना होता है। इसी तरह सेल की सेक्रेशंस, काफ़ी ज़्यादा सेल्स की सेक्रेशंस जितनी भी होती हैं वो सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम ही होता है। देन हमारे पास आ जाता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम की जो फॉर्मेशन होती है एक्चुअल में, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है लाइसोसोम की फॉर्मेशन एक्चुअल में। तो ये तीन काम होते हैं जिसके ग्लाइकोसाइलेशन होती है, यानी कि लिपिड्स की एडिशन, सेल की सेक्रेशन हो सकती हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें लाइक इंसुलिन की सेक्रेशन या डिफरेंट मटेरियल्स वेस्ट प्रोडक्ट की सेक्रेशन हो सकती है। और साथ में लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले डिस्कवर किया और इसको गवर्नर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ये जो होता है प्लांट के अंदर इसकी क्या लोकेशन है और एनिमल्स के अंदर इसकी क्या लोकेशन है, ये आपने बात देखनी है। तो प्लांट्स के अंदर ये पेरिफ्री की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट, ये आगे हम डायग्राम में देखेंगे भी, तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इतना बड़ा, और दरमियान में इसकी एक साइड पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। और एनिमल्स के अंदर ये सेंट्रल होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रल होता है। अब ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकता है, ये इर्रेगुलर हो सकता है, बायलोब्ड, मल्टीलोब्ड। जिस तरह हमने पढ़ा था कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, कुछ ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, तो उनके अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी आपने, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। तो वो बायलोब्ड या मल्टीलोब्ड की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह ये वेरी कर सकता है डिफरेंट सेल्स के अंदर, और ये सिर्फ डिवाइडिंग स्टेज के अंदर ही विजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसी को कंपोनेंट्स देखते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल, यानी कि इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन्वेलप, न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमोसोम, ये इसके जो है कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखें, आपको ये हाईली स्टेन्ड एरिया जो नज़र आ रहा है दैट इज़ द न्यूक्लियोलस। ये बाकी इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, क्रोमेटिन मटेरियल है इसके ऊपर, ये न्यूक्लियर पोर्स मौजूद हैं, ये इसकी इन्वेलप है, एक ये इनर है, ये आउटर है। इस तरह इसके साथ फिर क्या है, RER अटैच हुई हुई हैं, और RER आगे फिर ट्यूब्स बना लेती हैं, तो ये क्या बन जाती है, SCR बन जाती है। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की।
तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये डबल मेम्ब्रेनस होती है और ये सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के साथ। हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से मटेरियल न्यूक्लियस का मटेरियल होता है और बाहर का देखिए अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म, और बाहर जो होता है वो सेल का साइटोप्लाज्म होता है। तो उनके आपस में मटेरियल ताकि मिक्सअप ना हो जाए ये उसको प्रोटेक्शन देती है। और इसके अंदर कुछ न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं और ये नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स वेरी कर सकता है। प्रेजेंट इन मच हायर नंबर इन द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोर्स हो सकते हैं, बट प्रेजेंट इन मच लेसर नंबर इन द डिफरेंशिएटेड सेल्स। यानी कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे आपको। सेकंड कंपोनेंट है न्यूक्लियस का, दैट इज़ अ न्यूक्लियोलस, जो डार्कली स्टेन्ड एरिया है। और इसके दो एरियाज़ होते हैं एक्चुअल में, जो कि हमारे पास डायग्राम है प्रीवियस, उसमें ये बात मेंशन नहीं है। इसके दो एरियाज़ हैं क्योंकि ये इतनी कोई अच्छी डायग्राम नहीं है, लेकिन चलें जी। इसमें सेंट्रल एरिया होता है, सेंट्रल फिब्रल एरिया, और ये राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करता है। देखिए बेटा जी, आपने एक बात याद रखनी है कि जिस तरह से न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि दैट इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, इसी तरह हम न्यूक्लियोलस को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है जी, तो आपने ये वाली बात भी याद रखनी है। राइबोसोमल आरएनए इसका सेंट्रल एरिया बनाता है, इसी तरह से इसका जो पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया होता है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और फंक्शन इसके क्या होते हैं, आरएनए फॉर्मेशन, राइबोसोम फॉर्मेशन और फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन भी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम इसका जो कंपोनेंट है इसके अंदर क्या, ये एक्चुअल में क्या क्रोमेटिन मटेरियल है और इसके अंदर एक कंस्ट्रिक्शन होती है जो हमारे पास ये वाली कंस्ट्रक्शन, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर हम इसको क्या कहते हैं सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। इस तरह कुछ के अंदर ना सेकंड कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन ही आ गई, अब कुछ का ऐसे भी हो सकता है। तो ये सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन आई है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। ये एरिया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। और क्रोमोसोम के अंदर होता क्या है जी, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर डीएनए होता है और प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये दो चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। अब ह्यूमन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट स्पीशीज़ वेरी करते हैं। डिप्लॉयड सेल्स के अंदर 46 होते हैं, हैप्लॉइड्स यानी कि गैमीट्स के अंदर ये 23 होते हैं, और नॉर्मली डिप्लॉयड के अंदर ये 23 पेयर्स की फॉर्म है। हनी बी के अंदर 32 फीमेल्स, हनी बी के अंदर 16 हैं। इसी तरह से सॉरी हनी बी की फीमेल के अंदर 32 हैं और मेल के अंदर 16 है। फ्रॉग 26, अनियन 16, गार्डन पी जो होता है 14, फ्रूट फ्लाई 8, शिम्पैंजी 48। यानी कि ये टोटल एक्चुअल में नंबर बताए हैं डिप्लॉयड के अंदर। इसका हाफ करते जाएंगे तो हैप्लॉयड में होते जाएंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं हम। अब ये डबल मेम्ब्रेनस ही है। हमने अभी तक डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से पढ़े हैं जी। सबसे पहले हमने पढ़ा है न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस एक तो डबल मेम्ब्रेनस है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है। इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है जी डबल मेम्ब्रेनस हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें तो ये आपको एक फिलामेंट की तरह नज़र आएगा या वेजिकल की फॉर्म में नज़र आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए डबल मेम्ब्रेनस होगा। आउटर जो होती है वो स्मूथ होती है और इनर जो होती है वो फोल्डिंग्स बनाती है जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये बात याद रखनी है आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है जी आपने पढ़ा। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने पढ़े उसके जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते थे उसको कहते हैं सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो उसके अंदर इनको हम सिस्टर्नी नहीं कहते बल्कि क्रिस्टी कहते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन से बनते हैं। आगे हम डायग्राम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं आउटर जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है और इनर ये वाली है जो कि इनफोल्डिंग्स बना रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है, और जिनको हम क्या कहते हैं कि दीज आर द क्रिस्टी। और इसके अंदर नंबर इन डिफरेंट सेल्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी नीड। एनर्जी नीड जिस सेल की ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और जिसकी कम है उसके अंदर कम होंगे।
इफ़ द आउटर मेम्ब्रेन इज़ रिमूव्ड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जी, मिटोप्लास्ट या माइटोप्लास्ट भी कुछ लोग कहते हैं। तो आप इसको माइटोप्लास्ट कहते हैं अगर आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फोल्डिंग, और इन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी, और इसके अंदर F1 पार्टिकल्स होते हैं और इनको ऑक्सीजोम कहते हैं जी। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, देखें सबसे पहले आपके पास ये बात आई कि इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन दैन इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बना रही है और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। ये मैट्रिक्स बन गया, फोल्डिंग्स हैं और इनको हम क्रिस्टी कहते हैं और क्रिस्टी के बाद ये क्या बन गया, मैट्रिक्स है। इसी तरह से इसके अंदर अपना DNA मौजूद होता है और अपने ही राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ द सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी ये है। पावर हाउस के साथ साथ सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रेस्पिरेशन मोस्टली मराहिल इधर ही होते हैं, क्रैब साइकिल इधर होता है, ATP फॉर्मेशन इधर होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एक्चुअल में हो रही होती है। थैंक यू।